हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएच वाले में। तो आज इस रिवीजन सीरीज में हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास। ठीक है। आज हम आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास और शिक्षा के ऊपर बात करेंगे, जिससे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग बहुत ही शॉर्ट्स में बहुत ही कम समय में देखेंगे, जिससे आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपकी अंतिम तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूती देगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी वीडियो के लिए। ठीक। तो अगर हम आर्थिक इतिहास की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे भू राजस्व व्यवस्था की। ठीक है। कहीं ना कहीं भारत की आधुनिक भारत की आर्थिक जो इतिहास है वो भू राजस्व व्यवस्था भी इससे जुड़ी हुई है। ठीक। तो आपको पता होगा कि ब्रिटिश काल में 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था में देखने को मिलती है, जिससे हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक। पहला अस्थाई बंदोबस्त, जिसे परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। दूसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो किसानों के साथ हुई थी। इसे हम जमींदारी बंदोबस्त भी बोलते हैं। ठीक है। जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं, याद रखिएगा इसको, जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं। और इसी के तहत सूर्यास्त नियम आया था। ठीक है। सूर्यास्त नियम किससे जुड़ा हुआ है? तो वो आपका अस्थाई बंदोबस्त से जुड़ा हुआ है। अर्थात जमींदारों को एक तारीख दी जाती थी, अगर उस तारीख के सूर्यास्त होने तक अगर वो जो भी लगान वसूले हैं वो ब्रिटिशर्स को नहीं जमा करते थे, तो उनके जो है कि जो जमींदारी होती थी वो छीन ली जाती थी और दूसरों को दी जाती थी। ठीक। तो ये इसी से संबंधित है। रैयत का किसान होता है, और ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, ये डायरेक्ट किसानों से की जाती थी। ठीक। इसमें बीच में बिचौलिया जमींदार होता था, लेकिन ये डायरेक्ट किसानों से वसूला जाता था। महालवाड़ी व्यवस्था, ये पूरे गांव से एक साथ लगान वसूला जाता था, और गांव के एक मुखिया जो है कि उसको वसूल कर देता था ब्रिटिशर्स की तरफ। और महाल का अर्थ गाँव होता है। ठीक है। महाल का अर्थ गाँव होता है। ओके। चलिए, इससे बात करें कि ब्रिटिशर्स से पहले कैसी स्थिति था। आपको पता है कि कृषि प्रधान हमारा देश था, और बिल्कुल हम लोग आत्मनिर्भर थे, अपना खेत से जो है कि अनाजों को उत्पादन करते थे और खाते थे आराम से, जो है कि सब जो है कि अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है। आत्मनिर्भर थे, कृषि प्रधान देश था। अब देखेंगे ब्रिटिश के बाद हम लोग देखेंगे, जब ब्रिटिशर्स आए तो भारत में उपनिवेशवाद लाए। ठीक है। उपनिवेशवाद उसे कहते हैं जब कोई शक्तिशाली देश दूसरे देश पे जो है कि शासन करता है, उसे अपना उपनिवेश बनाता है, उसका शोषण करता है, उसे सिर्फ उसके संसाधनों का जो है कि यूज करता है, उसको उपनिवेश कहते हैं। भारत भी एक ब्रिटिश उपनिवेश था। तो इसकी बात करेंगे पहले चरण के ऊपर। ठीक है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद का जो चरण है भारत में, उसके पहले चरण के ऊपर बात करेंगे, और ये चरण हमें देखने को मिलेगा 1757 से 1813। ठीक है। 1757 यानी कि प्लासी का युद्ध, आप सभी को याद होगा 23 जून 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था। आगे हम लोग इस पे भी बात करें, बंगाल में, आपको याद होगा ये सब चीजें। ठीक। इस युद्ध में जो सिराजुद्दौला हार गया था, आपको पता है धोखाधड़ी हुआ था, कोई युद्ध ही नहीं था। तो इसके और यहाँ से लेकर चार्टर एक्ट 1813 का जो चार्टर एक्ट है बहुत फेमस है। यहाँ तक के काल को हम लोग प्रथम उपनिवेशवादी चरण बोलते हैं। ठीक है। अगर आ जाएगा तो आप इसको ध्यान रखिएगा, टाइमलाइन। ठीक। दूसरा जो इस उपनिवेशवादी चरण से क्वेश्चन आता है वो आपका द्वैध शासन। ठीक है। डायरार्की सिस्टम, जो कि बंगाल में था 1765 से 72 तक। ठीक। और इसे के.एम. पनिकर ने डाकू राज्य की संज्ञा दी है। ठीक है। 1765 से 72 के काल को वो कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने सिर्फ लूटपाट मचाई थी, एक तरह से डकैती की तरह लूटा था भारत को। ठीक है। धन लूट काल कहा है इसको के.एम. पनिकर ने। ठीक। और इसको देखेंगे क्लाइव ने लाया था, और वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको खत्म किया था। याद रखिएगा, द्वैध शासन 1765 में क्लाइव ने लाया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने खत्म किया था। और ये देखेंगे जब ये कब लागू हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764 को जो बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें देखेंगे अवध के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के पूर्व नवाब, ये 3 शक्तियां थी, और क्लाइव था। तो इसमें देखेंगे जब वो लोग हार जाते हैं इस युद्ध में, एक निर्णायक युद्ध होता है। और देखिए इस युद्ध के बाद एक संधि होती है 1765 की संधि। ठीक है। इलाहाबाद की संधि इसको कहते हैं, 1765 की इलाहाबाद की संधि, जो 12 अगस्त 16 अगस्त को होती है। एक होती है मुगल शाह आलम द्वितीय के साथ, तो दूसरी होती है अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। और देखेंगे इसी संधि के तहत जो है कि बहुत सारी शर्तें रखी जाती है, और एक सबसे महत्वपूर्ण शर्त वो होती है कि शाह आलम द्वितीय क्या करता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये जो महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं, इनकी दीवानी ही जो है कि किसी भी जो है कि दीवानी कह ले, राजस्व कह ले, भू राजस्व कह ले, जो किसी भी साम्राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको चलाने के लिए वो पूरा का पूरा दीवानी ही ब्रिटिशर्स को सौंप देते हैं। और इस तरह से देखेंगे यहाँ से बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हो जाती है, जो कि 72 तक चलता है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई कि शॉर्ट में है। अब बात करते हैं द्वितीय चरण के ऊपर। ओके।
द्वितीय चरण की बात करें तो ये हमें देखने को मिलेगा 1813 से 1858 तक। 1858 आप जान रहे होंगे कि ये वही 1858 है जहाँ पे 1 नवंबर 1858 को 1857 की क्रांति के बाद देखेंगे इलाहाबाद में महारानी का घोषणा पत्र, ठीक है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा जाता है और इसी दिन देखेंगे एक दिन के लिए इलाहाबाद को राजधानी बनाया जाता है इसी के तहत, ठीक है। इसी 1 नवंबर 1858 को जब कैनिंग इलाहाबाद में जो है कि महारानी का घोषणा पत्र पड़ता है तो एक दिन के इलाहाबाद को राजधानी बनाया जाता है और ये जो है कि यहाँ तक के काल को हम लोग द्वितीय उपनिवेशवादी चरण कहेंगे, ठीक है। यहाँ देखेंगे 1813 के चार्टर एक्ट से 1858 जब कंपनी के अस्थायित्व को समाप्त कर भारतीय सत्ता को ब्रिटिश काउंट को सौंप दिया गया। अब 1858 की बात आई तो आपको पता होगा कि यहाँ पे गवर्नर जनरल को खत्म कर दिया जाता है और शुरू हो जाता है वायसराय। वायसराय का अर्थ होता है क्राउन का प्रतिनिधित्व, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे 1858 से डायरेक्ट किसका शासन हो जाता है, ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश संसद का जो है कि भारत में शासन हो जाता है। वायसराय एक तरह से सिर्फ प्रतिनिधित्व करता है, ठीक। तो ये द्वितीय चरण था। यहाँ पे हम लोग दूसरी चीज देखेंगे, औद्योगिक पूंजीवाद, ठीक है। ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ, भारत में लेकर लाकर ये व्यापार करते थे और धन ले जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए औद्योगिक पूंजीवाद का अर्थ है कि बहुत ज्यादा औद्योगिकरण हुआ, बहुत ज्यादा जो है कि मार्केटिंग, बहुत ज्यादा इन्होंने उत्पादन किया, अब उसके लिए बाजार चाहिए था, तो व्यापार के लिए बाजार के रूप में भारत को इन्होंने यूज किया और धन निष्कासन किया। सिर्फ जो है कि ड्रेन थ्योरी आपको पता होगा कि सिर्फ भारत से धन ब्रिटिश गया, वहां से आया नहीं। तो ये देखेंगे द्वितीय चरण में हमें ये भी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसी इसी द्वितीय चरण में आपको पता होगा, जब एक्ट आपको सर ने पढ़ाया होगा, देख लीजिएगा, सर ने पढ़ाया है, अगर नहीं पढ़े हैं तो इसी देखेंगे 1813 के चार्टर में और महत्वपूर्ण बात होती है कि औद्योगिक औद्योगिक क्रांति हो जाती है तो बहुत ज़्यादा जो है कि मशीनरीकरण हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा जो है कि उत्पादन होने लगता है, उसके लिए सबको मार्केट चाहिए होता है। लेसेस फेयर नीति जो एडम स्मिथ की, उसका भी प्रभाव दिखने लगता है। तो इसी के तहत बहुत सारी कंपनियां मांग करने लगती हैं कि उन्हें भी जो है कि भारत में व्यापार करने दिया जाए। नेपोलियन की देखेंगे आपको महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण भी सर्व तरह से रोक लगा देता है, तो इंग्लैंड को अब व्यापार करने के लिए सभी कंपनियों को भारत में मांग करने लगते हैं। इससे देखिए दबाव बनता है संसद पे और वो लोग क्या करते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर देते हैं 1813 में, सिर्फ किस चीज को छोड़कर, चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को, ठीक है। इसको छोड़कर बाकी सारे जो है कि एकाधिकार को समाप्त कर देते हैं और सभी लोगों के लिए ये खोल देते हैं, ठीक, व्यापार कर सकते हैं। और 1813 में देखेंगे पूर्णतः कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है और सभी कंपनियों के लिए खोल दिया जाता है। ईसाई मिशनरियां आती हैं, रहने का, बसने का, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये द्वितीय चरण है, ठीक है। द्वितीय चरण को आप समझ गए होंगे। अगर आप इससे कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, असर्शन रीजन का क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं, ओके। चलिए तीसरे चरण की बात करते हैं, बहुत शॉर्ट में आपको हमने समझाने की कोशिश की। तृतीय चरण की बात करें 1858 से 1947, यानी कि 1858 महारानी का जब क्राउन का डायरेक्ट शासन हो जाता है और वहां से लेकर भारत की आज़ादी तक के समय को तृतीय उपनिवेशवादी चरण कहते हैं। और यहाँ पे देखेंगे इस समय के बाद अंग्रेज जो है कि अपनी कुछ नीतियों को बदलते हैं, जैसे भारत की सामाजिक धार्मिक नीतियों में वो ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते हैं, उससे दूर रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इससे कहीं ना कहीं बहुत सारी दुविधाएं शुरू हो सकती हैं, ठीक। दूसरा देखेंगे ये बहुत ज़्यादा पूंजी निवेश करेंगे, अब रेल करेंगे, बागान करेंगे, बैंक में, इन सब में पूंजी निवेश बहुत ज़्यादा करेंगे। देखेंगे आपको 1853 का रेलवे देखेंगे, डलहौजी के समय बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। चाय नील बागान को बढ़ावा देंगे, यानी कि नकदी फसलों को, कैश क्रॉप्स को बढ़ावा देंगे। और यहाँ पे देखेंगे अकालों की भी श्रृंखला इसकी वजह से देखने को मिलेगी, खाद्यान्नों की कमी देखने को मिलेगी इसके कारण, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे जो ये पूंजी निवेश कर रहे थे इससे भारत को कोई फायदा नहीं था, ये पूंजी निवेश सिर्फ अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, धन को बढ़ाने के लिए कर रहे थे, इससे भारत को कोई फायदा नहीं था। भारत के लिए ये लोग रेल बागान बैंक ये सब चीज नहीं करते, सिर्फ अपने लिए ये सब चीजें कर रहे थे। यहाँ पे देखेंगे जो पूंजी निवेश थे उसके शर्त था कि जो निवेश कर रहा है, मुनाफा हो चाहे घाटा हो, कंपनी को उसे 5% बढ़ाकर पैसा दिया जाएगा, ऐसा जो है कि दिया हुआ है। तो ये भी आपका PYQ है, ये 5% याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका PYQ रह चुका है, पूछा हुआ है, ठीक। अस्थायी बंदोबस्त की बात हुई तो आपको हमने बताया था, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है, हम सीधा कर देते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा। वेट।
थोड़ा सा ये चीज सही कर दे ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो देखने में। ओके, चलिए। हाँ, तो अब बात करते हैं भू राजस्व व्यवस्था के ऊपर। इसको डिटेल से बात करते हैं, अभी इसकी बात नहीं हुई थी। तो पहला था अस्थाई बंदोबस्त, इसके कई सारे नाम है, याद रखिएगा। इसे इस्तेमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं, जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। और ये जो है कि व्यवस्था इंग्लैंड की व्यवस्था थी, यहीं से ये जो है कि निकला है। और इसे लागू किया था कर्नवालिस, जिसका 2 बार कार्यकाल है भारत में। और 1805 में देखेंगे जब ये दूसरे कार्यकाल में आता है तो इसकी डेथ हो जाती है। और इसका मकबरा है गाजीपुर, यूपी के गाजीपुर में इसका मकबरा है। इसका टाइम पीरियड 1786 से 93 है। गवर्नर जनरल को बिल्कुल याद रखिए। अगर आप भी अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, बिल्कुल देखें। ये जो अस्थाई बंदोबस्त है ये 1793 में कर्नवालिस लागू किया। और इसका क्षेत्र पूछता है, वर्ष पूछता है, और कौन लागू किया था ये पूछा। तो एकदम इसको, इस टेबल को एकदम अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ठीक, ये क्षेत्र देखेंगे तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक, मॉडर्न यूपी जो आज का यूपी है, संयुक्त प्रांत है, बनारस खंड है, इस क्षेत्रों में जो है कि अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट या फिर इस्तेमरारी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त लागू किया गया था। इसमें मुख्य भूमिका जमींदारों की थी। सरकार को 89%, सरकार जो लगान वसूल होता था उसमें से 89% सरकार यानी कि 10/11वां भाग, 11 भाग सरकार को ब्रिटिश को जाता था। जमींदार 1/11वां भाग यानी कि 11% लेता था। और भारत के 19% भाग पे ये लागू हुआ था। याद रखिए, भारत के 19% क्षेत्र पे ये लागू हुआ था। ये सारी चीजें याद रखिएगा, फैक्ट है, पूछता है। इसी के अर्थ आपको हमने बताया, इसी के तहत सूर्यास्त कानून था, यानी कि निश्चित डेट के सूर्यास्त से पहले जमींदार को लगान सरकार को जमा करना होता था। इसे सूर्यास्त कानून कहते हैं। चलिए आगे बात करें रैयतवाड़ी की। तो ये रैयत मतलब किसान होता है, और ये जो है कि फ्रांस से लिया गया रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक, इसकी शुरुआत कर्नल रीड ने की थी, और मुनरो ने इसको मद्रास के 12 महल जिले में नियमित रूप से 1820 में लागू किया। ठीक है, शुरुआत 1792 में कर्नल रीड ने की थी। ये आपका पीजी का PYQ भी है। ठीक है, ये मद्रास, ये 1820 में मद्रास में लागू की थी मुनरो ने। मद्रास, असम, बम्बई, बरारपुर, इन क्षेत्रों में जो है ये लागू की थी। और ये सीधे किसानों से ली जाती थी, इसमें कोई भी बिचौलिया नहीं था, सरकार सीधे किसानों से इसको वसूलती थी। ठीक, ये जो भू राजस्व था ये 1/2 था, यानी कि डायरेक्ट 50% जो है कि वसूला जाता था राजस्व। और ये 51% भूमि पर जो है कि लागू हुई थी। ओके, इन 51% भाग पे। चलिए अब बात करेंगे महलवाड़ी व्यवस्था। महल का अर्थ गांव होता है, और ये भारत में पहले से विद्यमान थी ये व्यवस्था। ठीक, इसमें जो लोग हैं वो हाल्ट, मैकेंजी और मार्टिन बर्ड, एकदम याद कर लीजिएगा। और मार्टिन बर्ड ने संशोधित महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। 1819 में इसका प्रस्ताव आया था, 1822 में लागू हुई थी। और ये व्यवस्था पंजाब, मध्य प्रांत, पश्चिमी यूपी, इन सब क्षेत्रों में लागू हुई थी। ये डायरेक्ट गाँव से कर लिया जाता था, पूरे गाँव से। और ये भू राजस्व प्रारंभ में 66% यानी कि 2/3 थी। और बाद में देखेंगे 1857 की क्रांति के बाद ये 50% कर दी गई, यानी कि कुछ कुछ बदलाव भी हमें देखने को मिलता है। और ये 30% भाग पर लागू की गई थी। और भारत में अकाल का बहुत बड़ा कारण है महलवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, तो सारी ही है, सारी व्यवस्था की वजह से देखेंगे कहीं ना कहीं अकाल हमें देखने को मिलता है। तो आपको बहुत जो है कि शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया गया, जिससे आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आर्थिक व्यवस्था को। चलिए कुछ और बातों पे बात करते हैं। कुछ और टर्म्स है जिस पे हम बात करेंगे। वेट थोड़ा सा, इसको हम सही कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओके, चलिए अब हम इसी आर्थिक पे बात करेंगे। एक जो आर्थिक थ्योरी पढ़ते हैं, आर्थिक इतिहास पढ़ते हैं, उसमें हम एक बात करेंगे धन निष्कासन, जिसे ड्रेन थ्योरी कहते हैं। विद्युतीकरण क्या होता है, रेल का विकास, ये सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा करके जान लेते हैं। पहले बात करेंगे ड्रेन थ्योरी के ऊपर। ठीक, तो भारतीय धन का ब्रिटेन जाना था, बदले में कुछ प्राप्त नहीं होना, जो है कि यही एक धन निष्कासन था। ड्रेन थ्योरी यही था कि सिर्फ भारतीय धन ब्रिटेन जा रहा था, लेकिन वहां से कुछ भी वापस नहीं आता, सिर्फ यहाँ से धन का निष्कासन ही हो रहा था, धन
नहीं जा रहा था, यहाँ से सब कुछ जा रहा था। और इसका प्रारंभ हम लोग देखेंगे 1757 के प्लासी युद्ध से हमें देखने को मिलता है। ठीक, इस ड्रेन थ्योरी को सबसे पहले उजागर किया था द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या फिर द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी, वयोवृद्ध पुरुष। इन्होंने सबसे पहले ड्रेन थ्योरी को सबसे पहले भारत में लाया, सबको समझाया इसको ये क्या चीज है। ठीक, 1867 एकदम याद कर लीजिएगा, ये आपका पीवाईक्यू बार बार पूछा गया है। 1867 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया ये लेख लिखा अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। इसमें एक लेख लिखा इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, और इसमें धन निष्कासन को समझाने का बताने का प्रयास किया भारतीयों को। ठीक है, और ये पुस्तक थी, इसी पुस्तक में इन्होंने किया था। पुस्तक भी याद रखिएगा, लेख भी याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा और नाम भी याद रखिएगा। ओके, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है ये सेक्शन। ओके, इन्होंने अपनी पुस्तक में बताया कि 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 20 रुपए आय, पर कैपिटा इनकम 20 रुपए। सबसे पहले भारत में अगर किसी ने प्रति व्यक्ति आय बताया तो वो थे दादा भाई नौरोजी अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। ठीक है, और 20 रुपए बताए थे, ये भी आपका पीवाईक्यू रह चुका है। ठीक, दूसरा देखेंगे, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ही प्रति व्यक्ति आय की गणना की, आपको हमने बताया। दूसरा देखेंगे कौन कौन बात किया है ड्रेन थ्योरी के ऊपर, तो दूसरे जो है वो है आरसी दत्त। याद रखिएगा, पूछता है कौन कौन ड्रेन थ्योरी की बात की है, तो इन्होंने अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसमें धन निष्कासन को बताने का प्रयास किया। दूसरा देखेंगे 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में धन निष्कासन को स्वीकारा गया। तो क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले ड्रेन थ्योरी को स्वीकारा किया गया, तो वो था 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। याद रखिएगा, पीवाईक्यू है। ठीक है, और इसी अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था, आपको ये भी पता होगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने इस जो है कि धन निष्कासन को क्या कहा है, ब्लीडिंग प्रोसेस कहा है। ठीक है, याद रखिए इसको क्या कहा है, ब्लीडिंग प्रोसेस क्या है। और दादा भाई नौरोजी ने इसको कहा है अनिष्टों का अनिष्ट। ठीक है, इस धन निष्कासन को क्या कहा है, अनिष्टों का अनिष्ट कहा है। तो इतनी चीजें आपकी जो भी आपको हमने बताया इस लाइन में, ये सारे आपके पीवाईक्यू हैं, और आपको शॉर्ट में बिल्कुल समझाने का प्रयास किया जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, कुछ भी फालतू बताया नहीं है। ठीक, अब दूसरी चीज बात करेंगे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर विऔद्योगिकरण क्या होता है, जो कि भारत में हुआ था। ठीक है, इसका अर्थ होता है उद्योग का पतन हो जाना तथा उसके बदले नए उद्योग की स्थापना नहीं होना, और भारत में यही हो रहा था। भारत में आप देखेंगे कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग थे, और जब औद्योगिकरण आ गया तो मशीनों से जो सामान बनने लगे, और भारत में जो हस्त निर्मित सामान थे वो ज्यादा मूल्य के थे, और जो कि उसी सामान को ब्रिटिशर जब कम दाम में बेचने लगे तो उद्योगों का पतन होने लगा, और कई कोई नए उद्योग भी नहीं पनपा भारत में। ठीक, डेनियल डेफो जो कि एक ब्रिटिश थे, उन्होंने रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है, पुस्तक है उनकी, उसमें लिखा कि भारतीय कपड़े आज हमारे अलमारी, किचन, घर सभी सभी जगह ठूसे पड़े हैं, इतने बढ़ गए हैं। क्रूसो, डेनियल डेफो जो एक ब्रिटिश थे, रॉबिन्सन क्रूसो पुस्तक में लिखा है कि भारतीय कपड़े इतने ज्यादा हमारे अलमारी में हो गए कि हर जगह पड़े पड़े हैं। ठीक है, ये क्रूसो का है। दूसरा देखिए, ये पूछा हुआ है, पीवाईक्यू है आपका, ब्रिटेन में देखेंगे औद्योगिकरण, भारतीयों के कपड़ों के आयात पर भारी मात्रा में शुल्क लग गया। अब ब्रिटेन में देखेंगे जब औद्योगिकरण हुआ तो क्या करते हैं ये लोग कि भारतीय कपड़ों पे बहुत ज्यादा शुल्क लगा देते हैं, ताकि उनका जो है कि नाश हो जाए, पतन हो जाए। इस तरह से देखेंगे शहरी उद्योग, भारत में शहरी उद्योग और ग्रामीण उद्योग दोनों का जो है कि पतन होने लगता है। ठीक है, ब्रिटिश नीतियों के कारण। पतन के कारण देखेंगे तो संरक्षक एवं खरीदार का पतन होना, ब्रिटेन द्वारा भारतीय वस्तुओं पर अधिक कर या फिर संरक्षण की नीति, देखेंगे बहुत ज्यादा कर लगा देते हैं, औद्योगिक क्रांति हो जाता है, और भारत कच्चे माल का उत्पादक और तैयार माल का बाजार बन जाता है ब्रिटिशों के लिए। ठीक, वो देखिए औद्योगिक क्रांति होती है, ब्रिटेन में बहुत ज्यादा माल उत्पादन होता है, और जो है कि भारत से कच्चे माल जो कि ले जाए जाते हैं, और उसे बनाकर भारत में ही बेचे जाते हैं, उसे बाजार बना दिया जाता है। इस वजह से देखेंगे भारत में उद्योगों का पतन होता है। दूसरी चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे, सिंथेटिक रंग और मशीन के महत्व के कारण भी हमारे जो है कि उद्योग थे वो हस्त निर्मित उद्योग जो है उनका भी पतन हो जाता है। ददनी प्रथा पूछी जाती है कि ददनी प्रथा क्या होती है, तो उत्पादन से पहले ही क्या कहते थे, पैसे देकर उत्पादकों से बांड बनवा लिया जाता था कि आप उत्पादन को निश्चित समय में उत्पाद करके हमें ही बेचेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है,
यही चीज दंडी प्रथा भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा भारत पे, ये भी याद रखिएगा। तो यही चीज होता है, दंडी प्रथा पहले ही जो है कि एक तरह से बांड साइन कर लेता है कि आप हमें ही बेचेंगे और इसी फिक्स रेट पे बेचेंगे। तो ये थी दंडी प्रथा जो ब्रिटिशर्स भारतीयों के साथ करते थे। ये सारे कारण थे जिससे विउद्योगीकरण जो है कि भारत में हुआ। आप शॉर्ट में समझ गए होंगे। अब दूसरा चीज जो रेलवे से है, रेल का विकास, ठीक है। भारत के आर्थिक इतिहास पे रेल का भी काफी प्रभाव पड़ा है। और आपको पता होगा कि पहली रेल 34 किलोमीटर डलहौजी के समय 1853 में मुंबई से थाने तक चली थी, ठीक है। रेल का विकास आर्थिक विकास से प्रेरित ना होकर सैनिक एवं व्यवसायिक हित से प्रेरित था। आपको पता होगा कि आर्थिक विकास के लिए नहीं था, सैनिकों को आने जाने में और उनके व्यापार को जो है कि प्रेरित करने के लिए ब्रिटिशर्स ने सिर्फ अपने फायदे के लिए लाया था। और सैनिकों, ये जो कि देखेंगे, इस जो रेल लाइन थी ये सिर्फ व्यापारिक और सैनिक क्षेत्रों में ही बिछाई गई थी, ठीक। रेल के सामान के लिए भी कि भारत में उद्योग ना स्थापित कर ब्रिटेन में किया ये लोग, ठीक है। जो भी थे, यहाँ पे देखेंगे कि रेल के सामान के लिए भी भारत उद्योग ना स्थापित कर ब्रिटेन में किया। इन्होंने जो भी रेल के सामान भी थे, ये सारे उद्योग भी जो स्थापित किए थे वो ब्रिटेन में कर रहे थे, भारत में, जिससे भारत में विकास रुक जाए, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे निवेश का काल 1858 से सर्वाधिक निवेश रेल में हुआ था। 1858 से हम देखेंगे सबसे ज्यादा निवेश रेल में, जहाजरानी में और नकदी फसलों में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। प्रारंभिक चरण में निवेश पर 5% लाभ की गारंटी, यानी कि घाटा हो चाहे मुनाफा हो, आपको 5% जरूर से दिया जाएगा। ये आपका PYQ रह चुका है यूजीसी नेट का, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाद में देखेंगे इसको 4 से 3.5% तक कर दिया गया था, बाद में थोड़ा सा घटा दिया गया था, ठीक। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं रेलवे के बारे में कि रेलवे विकास का अग्रदूत है, वही बाल गंगाधर तिलक कहते हैं यह भारतीयों के लिए एक अनावश्यक चीज थी, ठीक। और कुछ पत्रिकाओं में लिखा गया है कि रेल का विकास भारतीयों के लिए हथकड़ी के समान थी, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे दूसरी चीज, एडवर्थ कमेटी जो कि 1924 में बनी थी, उस रिपोर्ट के अनुसार हम लोग देखेंगे रेल का बजट आम बजट से अलग कर दिया गया था। एडवर्थ कमेटी याद रखिएगा कि किस कमेटी के द्वारा रेल का बजट आम बजट से अलग कर दिया गया। तो एडवर्थ कमेटी 1924 के बाद हम लोग देखेंगे रेल का इतना ज्यादा हमें इनकम आने लगी थी, इतना इससे ब्रिटिशर्स को अच्छा फायदा हुआ था कि उन्होंने इसके बजट को ही अलग कर दिया। और देखेंगे भारतीय रेलवे के पिता किसको कहते हैं, डलहौजी को, क्योंकि इसी के टाइम पीरियड में हमें देखेंगे रेलवे का जो है कि विकास हुआ था, ओके। और कैनिंग के समय सबसे ज्यादा जो है कि रेलवे का जाल बिछा हुआ था, कर्जन के समय और कैनिंग के समय, ओके। चलिए आगे बात करेंगे कृषि का वाणिज्यीकरण, ओके। हम्म किसी की वाणिज्यिकरण पे बात करें तो वाणिज्यिकरण क्या है, तो जब कृषि को नकदी फसलों के लिए जोड़ना, यानी कि जब खाद्यान्न फसलों को कम कर देना, नकदी फसलों कैश क्रॉप्स, यानी कि नील हो गया आपका, कपास हो गया आपका, कहवा हो गया, इन सब जब को बढ़ावा दिया जाता है तो इसे कृषि का वाणिज्यिकरण कहते हैं। यानी कि सिर्फ कमाने के लिए ये लोग कर रहे थे, खाद्यान्नों की इससे कमी हो गई। और भारत में देखेंगे इस वजह से देखेंगे कोई प्राकृतिक अकाल नहीं पड़े, ये सारे जो कि कृत्रिम अकाल थे, और ये सारे देन थे कृषि का वाणिज्यिकरण, ब्रिटिशर्स के भू राजस्व नीति और उनकी आर्थिक नीतियां, ठीक। ऐसे कृषि को बढ़ावा देना जो बाजार मांग के अनुकूल हो, जूट कपास नील को प्राथमिकता देना और चावल गेहूं को न देना, जो हम लोग खाते हैं उसको न देना, इसी को कृषि का वाणिज्यिकरण कहते हैं, ठीक है। बाजार अनुरूप खेती करना एक तरह से कह सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। ब्रिटेन के औद्योगिकरण को बढ़ावा देना और कच्चा माल उपलब्ध हो सके, ठीक है। ब्रिटेन के औद्योगिकरण के नील से वो लोग रंग बनाते थे, कपास से कपड़े बनाते थे, इन सब चीजों के लिए वो लोग नकदी फसलों को बढ़ावा दे रहे थे, ओके। अब हम बात करेंगे शिक्षा के आंग्ल प्रतिमान का विकास। हम देखेंगे शिक्षा का कैसे कैसे अंग्रेजों के काल में, ब्रिटिशर्स के काल में कैसे शिक्षा का विकास हुआ था, इसके ऊपर एक शॉर्ट में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक। तो अगर शिक्षा की बात करें ब्रिटिशर्स में, तो सबसे पहले अगर शिक्षा की बात होगी तो वॉरेन हेस्टिंग के समय 1781 में, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में भारतीयों के न्याय के लिए या फिर उनकी उनकी नियम को, कानून को समझने के लिए क्या किया, उसने कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की, ठीक है। कलकत्ता में 1781 में एक मदरसे की स्थापना की वॉरेन हेस्टिंग्स ने, याद रखिएगा, जो 1784 में बनकर तैयार हुआ था। तो याद रखिएगा ये चीज, ये बार बार आपका मोस्ट रिपीटेड PYQ है। वही दूसरे जगह देखेंगे हिंदू लाभ को, दर्शन को समझने के लिए 1791 में बनारस के ब्रिटिश निवासी जोनाथन डंकन ने हिंदू लाभ, दर्शन और साहित्य के अध्ययन के लिए वहां संस्कृत कॉलेज संपूर्णानंद शुरू किया था 1791 में। अभी भी आज भी ये जो है कि कॉलेज मूर्त रूप में है, अपने आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप जब उसको देखने जाएंगे तो आपको वहाँ पे पूरा ब्रिटिश प्रभाव, उसकी जो स्थापत्य कला है जो गोथिक शैली में है, पूरा आपको याद रखिएगा। जो ये जोनाथन डंकन का संपूर्णानंद है, ये गोथिक शैली में है, और आपको उस जो है कि बिल्कुल अलग एक ब्रिटिश प्रभाव में देखने को मिलेगा वो स्थापत्य कला। कभी आए तो जरूर उसको देखने जाए, ठीक है।
ये था आपका, शुरुआत यहाँ से हुआ। अगला हम लोग देखेंगे तो 1801 में कलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना होती है, जो कि पश्चिमी सभ्यता को दिखाती है। उसी के तर्ज पे इसकी स्थापना होती है 1801 में। और लॉर्ड वेलेस्ली उस समय गवर्नर जनरल होते हैं 1798 से 1808 में। ठीक है। अगला बात करें तो 1793 में देखेंगे इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, कॉर्नवालिस इंडियन सिविल सर्विस की शुरुआत करता है। आईसीएस की जो है कि शुरुआत करने वाला, पुलिस सेवा की जनक की शुरुआत करने वाला कॉर्नवालिस ही था। ठीक है, वही देखेंगे जेम्स मिल की 1818 की जो पुस्तक थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ये जो है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया थी, इन्होंने इसको लिखा। और देखेंगे गैर भारतीय या फिर भारत का पहला इतिहास इसने लिखा था जेम्स मिल ने। कोई पहला गैर भारतीय था यानी कि ब्रिटिशर था जिसने भारत का पहला इतिहास लिखा था 1818 में। और इसने भारतीयों को कहा कि इनका जो है कि उसके कहने का अर्थ था कि भारतीयों का सिर्फ उद्धार हो सकता है तो अंग्रेजों के द्वारा हो सकता है। बहुत बढ़ा चढ़ा के इसमें लिखा है। और देखेंगे इसी के लिए अब हर ब्रिटिशर्स को इसको पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। 1800 में देखेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना होगी आपके कलकत्ता में। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की प्रशिक्षण के लिए, अंग्रेजी सैनिकों को प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज, ये भी आपका पीवाईक्यू है। 1800 में कहाँ पे, कलकत्ता में इसकी स्थापना होगी। ठीक है, दूसरा चीज देखिए तो इसी ने ही, ये जेम्स मिली था, इसने जो इतिहास को 3 भागों में बांटा। आपका पीवाईक्यू रह चुका है, एएससी का भी पीवाईक्यू है। इसने एंशिएंट को कहा कि ये हिंदू काल का इतिहास है, मिडवल को कहा कि मुस्लिम काल का इतिहास है, और मॉडर्न को कहा कि ये आधुनिक काल का इतिहास है। जिस तरह से इसने हमारे इतिहास को बांटा उसके तर्ज पे इसे आधुनिक को ब्रिटिश काल का इतिहास कहना चाहिए, लेकिन उसे उसने आधुनिक काल का इतिहास कहा। तो पहला ऐसा इंसान था जिसने इतिहास को 3 भागों में बांटा था। ठीक है, चलिए अगला बात करें, आपको दिख रहा होगा। हाँ, चलिए दूसरी चीज बात करें तो 1806 में देखेंगे लंदन में हेल्सबरी कॉलेज की स्थापना होती है। ये भी बार बार पूछा जाता है। 1817 में देखेंगे कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है, डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप, और ये भी पश्चिमी सभ्यता के तर्ज पर होती है। 1834 में आप देखेंगे बम्बई में एल्फिस्टन कॉलेज की स्थापना होती है। 1835 में देखेंगे पहला मेडिकल कॉलेज लॉर्ड विलियम बेंटिक ने यहाँ पे, ठीक है, 1835 में पहला मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ बता दिया मैंने। 1835 में पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है विलियम बेंटिक के समय। 1835 में देखेंगे मैकाले मिनट आता है। ठीक है, जो कि मैकाले लाता है, जो है कि विलियम बेंटिक के नेतृत्व में। मैकाले जो कि 1833 के चार्टर एक्ट में पहला विधि सदस्य और शिक्षा आयोग का पहला अध्यक्ष होता है, यही मैकाले है जिसने शिक्षा आयोग की स्थापना की थी 1835 में, जिसमें देखेंगे 10 सदस्य थे। और इसमें देखेंगे ये पाश्चात्यवादी थी, यानी कि पाश्चात्य शिक्षा को ये बढ़ावा देता था, और इसी ने जो है कि वहाँ पे शिक्षा के माध्यम को अंग्रेजी तय कर दिया था। ठीक है, 1835 का मैकाले मिनट याद रखिएगा। ओके, इस पे बेंटिक ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे जेम्स प्रिंसेप जो कि प्राच्यवादी था, उसने देखेंगे इन्हीं के बक्से के आधार पर 1830 में बनारस का नक्शा बनाया था। यहाँ पे नक्शे, सॉरी, इन्हीं के नक्शे के आधार पर। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप आप उसने सुना होगा, जिसने अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा था, जो एक प्राच्यवादी था, और इन्हीं के नक्शे के आधार पर 1830 में बनारस का नक्शा बना था। याद रखिएगा, इन्होंने सबसे पहले बनारस का नक्शा बनाया था, जेम्स प्रिंसेप। आप देख सकते हैं, आपको किसी भी बुक में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 1847 में देखेंगे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खुला रुड़की में, आईआईटी रुड़की, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1847 में खुला था। 1854 में देखेंगे सर चार्ल्स का वुड डिस्पैच आया था, जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसमें कुल 100 धाराएं हैं, और इसी में सबसे पहली बार महिला शिक्षा की भी बात की गई थी। तो 1854 में जो बाद में देखेंगे सचिव, भारत सचिव भी बनेंगे, तो ये भी है। ठीक, 1857 में आप देखेंगे 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है 3 प्रेसिडेंसी में, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। इसको आप ऐसे ट्रिक से याद करिएगा, पश्चिमी शिक्षा पे आधारित थी। केबीएम, कोलकाता, बम्बई और मद्रास, ये आपका इनका क्रम है। ठीक है, चलिए फिर दूसरा देखेंगे इसी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने आनंद मठ और वंदे मातरम की रचना की है, पहले स्नातक और गोल्ड मेडलिस्ट थे कलकत्ता कॉलेज के। याद रखिएगा, जो 1857 में स्थापित हुई थी। 1886 कह लें, 87 कह लें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, याद रखिएगा 1886-87 में हुई थी। ठीक, दूसरा चीज बात करें तो 1920 में राष्ट्रीय आंदोलन के समय आप देखेंगे काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, जामिया की स्थापना आप 1920 में लगभग
चार से पांच यूनिवर्सिटीज की स्थापना 1920 में आप देखेंगे। ये अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने कर दी थी, लेकिन इसका नाम उस समय मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। बाद में 1920 में इसका नाम अलीगढ़ विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो ये थे शिक्षा के कुछ अंग प्रतिमान जो कि जिससे क्वेश्चन बने जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बिल्कुल शॉर्ट में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। बीएचयू वाले के साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।